लिखिए इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इंडक्टेंस इंडक्टेंस। Two type of inductance: self inductance and second one म्यूचुअल इंडक्टेंस। आइए पहले समझ लो, लिखना बाद में। ध्यान दो, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्लीज प्लीज समझ लो क्या होता है सेल्फ, क्या होता है म्यूचुअल। ध्यान दो, एक ये कॉइल कनेक्टेड विथ रजिस्टर, इसमें कहीं कोई बैटरी नहीं है। दूसरा कॉइल जिसमें मैंने वेरिएबल करंट, इट इज सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। इट इज सिंबल फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। जब पढ़ोगे एसी चैप्टर, वेरिएबल करंट, इस कॉइल में करंट वेरिएबल। याद करो लास्ट चैप्टर, इफ करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल इन सराउंडिंग एरिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। इस कॉइल के आसपास इस कॉइल ने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप, यहां से निकला तो वापस भी आएगा। कुछ लाइन उधर से वापस आया, कुछ इधर से वापस आया, ये रहा। अब ध्यान देना, इस कॉइल में करंट वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस कॉइल इज वेरिएबल। इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल, क्योंकि इसके पास पास क्या वेरिएबल था, फील्ड। और फील्ड कौन वेरी किया, ये। तो जिसने फील्ड प्रोड्यूस किया, इट इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, इस कॉइल में क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ। क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये देखा गया कि यहां लगाया गया गैल्वेनोमीटर, इट डिफ्लेक्ट। तो इस कॉइल में कोई बैटरी नहीं था, कोई एनर्जी सोर्स नहीं था, सिर्फ कॉइल को पास रखने से इसमें जनरेट हो गया वोल्टेज, जनरेट हो गया करंट। इसी के लिए वर्ड आया म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हम आगे लिखवाएंगे। इफ देयर इज करंट वेरिएशन इन प्राइमरी कॉइल, then due to flux variation in secondary coil, EMF is induced। ठीक है, इट इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरिएशन वहां हुआ, इंड्यूस यहां हो गया, ये क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहला सेल्फ इंडक्टेंस, किसी दूसरे को नहीं, उसी में सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ये रहा कॉइल, इसमें दिया करंट वेरिएबल करंट। तो देखा गया इसमें जब दिया गया वेरिएबल करंट, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इस कॉइल में भी जनरेट हो गया ईएमएफ। सपोज वहां के पढ़ोगे, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, पढ़े थे लेंज लॉ, ठीक है, इट विल अपोज। तो आगे पढ़ोगे, इस कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो इस करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो जिस कॉइल में करंट दिए उसी में फ्लक्स वेरिएशन, और उसी में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो क्या कहला रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो जिस कॉइल में करंट दिए उसी में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो रहा सेल्फ इंडक्टेंस, और जिसके आसपास इंड्यूस हुआ वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। या तो उसी में हुआ या तो उसके आसपास, वो क्या कहलाता है, इंडक्टेंस। लिखिए इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, electric current can be induced in a coil by flux variation
by flux variation produced by another coil, flux variation produced by another coil or produced by same coil or produced by same coil is known as inductance, is known as inductance, is known as inductance. आगे आगे बनाओ हेडिंग पहले सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस करेंट ड्यू टू फ्लक्स चेंज इन सेम कॉइल, जिस कॉइल में दिए उसी में जो करंट जनरेट हुआ वो कौन सा था? सेल्फ इंडक्टेंस. लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल, it is the properties of coil by which EMF is induced in the same coil, EMF is induced in same coil due to variation in magnetic flux, due to variation इन मैग्नेटिक फ्लक्स. आइए फिर आप पहले समझ लो, ध्यान देना यार. मैग्नेटिक फ्लक्स जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ था, फ्लक्स होता है ए डॉट बी, तो फ्लक्स ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर इक्वल टू ए बी इफ इट हैव एन टर्न देन एन ए बी. अब सुनो, एन कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, और याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल? करंट. तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल? आई. एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और बी में सभी टर्म कांस्टेंट, किसको छोड़कर? सिर्फ आई. तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट. अब सुनो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट. तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एल आई. एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. एनसीईआरटी में हर एक बुक में ये लिखा होता है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है. जब ये फॉर्मूला देखोगे तो वहां लिखा हुआ है एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई इक्वल टू एल आई. अब सुनना, जो हम लोग सभी बुक्स में लिखते हैं, यहां आपको लिखवाएंगे फ्लक्स इक्वल टू एल आई, तो एनसीईआरटी जब ये एन फाई लिखा है ना, तो यहां पर फाई मींस फ्लक्स ड्यू टू सिंगल टर्न, एक अकेले टर्न के लिए फाई, तो एन के लिए कितना हो गया? एन फाई. और अगर मैं सिर्फ फाई लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड के लिए टोटल, अगर ये एन फाई लगा दिया तो समझना ये फाई कौन है? फ्लक्स ड्यू टू सिंगल टर्न. तो एनसीईआरटी में हर जगह एन फाई लिखा है, तो समझना फाई क्या है? फ्लक्स ड्यू टू सिंगल टर्न एंड ड्यू टू एन टर्न किसके इक्वल? एन फाई. नीचे लिखिए पॉइंट, ये मत लिखो दोबारा. देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए कॉइल, नीचे पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट. मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू करंट. चलिए मैंने वही लिख दिया जो एनसीईआरटी में. एन फाई, ये बी शो कर रहा है कौन सा? मैग्नेटिक, प्रोपोर्शनल टू करंट. एन फाई बी इक्वल टू एल आई. एन फाई बी इक्वल टू एल आई, बट यहां एन लगा दिए तो ये क्या है? फ्लक्स ड्यू टू वन टर्न, फ्लक्स ड्यू टू वन टर्न. एक के लिए फाई, एन के लिए एन फाई. एन फाई बी इक्वल टू एल आई.
L is the coefficient of self inductance. L is the coefficient of self inductance. L is the coefficient of self inductance. थोड़ा L की यूनिट देखो, चलो को बाद में लिखेंगे हम लोग. एक फॉर्मूला ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बाय लॉज ऑफ इंडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, बाय लॉज ऑफ इंडक्शन. जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ था, क्या था लॉज ऑफ इंडक्शन? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय, मैंने अगर वहां डी फाई लिखा था तो ये फाई क्या था? टोटल फ्लक्स. फाई क्या था? टोटल फ्लक्स. तो ऐसा करें, अगर यहां पर बाहर मैंने एन लिख दिया तो समझना ये फाई क्या है? फ्लक्स फॉर वन टर्न. ठीक है. और यहां से चलो इक्वल टू, ठीक है, चाहे इसको अंदर दे दो, इक्वल टू माइनस डी एन फाई बाय डी टी. और अभी एन फाई किसके इक्वल लिखे थे? एल आई माइनस डी एल आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी. इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी. एल का हम अभी यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि मुझे एल का 3-4 डिफरेंट टाइप का बनाना है यूनिट. इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी. इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाय डी टी. लिख लिया आपने? चलो इसको फिर थोड़ा विजुअलाइज करो. इस फॉर्मूले को E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी. अब लिखना मत, पर समझ लो. E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ई डी टी इक्वल टू माइनस एल डी आई. आई से दो साइड मल्टीप्लाई, ई आई डी टी माइनस एल आई डी टी. आप बताओगे ये कौन सा क्वांटिटी है? एलएचएस में जो क्वांटिटी बना एल आई डी आई मल्टीप्लाई बोथ साइड किसे के थे? आई से. आप बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है? एलएचएस में क्या बन गया ये? ई आई डी टी. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? ई आई डी टी. वर्क याद करो, पावर का फॉर्मूला वी आई. ई क्या था? वोल्टेज. तो ई आई क्या हो गया? पावर. और पावर इंटू टाइम क्या होता है? वर्क. नहीं समझ में आया? याद दिलाओ. मैं हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर डी. एक आई आर को बना दो वी, तो आई वी डी टी. अब बताओ ये क्या हो गया? पावर. और ये क्या हो गया? डी टी एनर्जी. तो ये ई आई डी टी, ठीक है, इसको लिखा मैंने डी डब्ल्यू. ठीक है. उधर माइनस, अब बता रहा उधर माइनस को मैं क्या हटा रहा हूं? डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई. इंटीग्रेट बोथ साइड, वर्क. इंटीग्रेशन एल कांस्टेंट, आई का आई स्क्वायर बाय टू, हाफ एल आई स्क्वायर. ये कुछ वैसा ही फॉर्मूला आ गया. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर. अब सो ये क्या चीज है? तो इसको विजुअलाइज करो. ये वर्क डन कहां से आया? ये रहा एक कॉइल, मैंने इसमें दिया करंट. करंट अभी था नहीं, करंट जीरो था, इनिशियल करंट जीरो था. तो मैंने जीरो से करंट बढ़ाना स्टार्ट किया. कितना किया? आई. लेंज का काम अपोज करना. जब इसमें करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, इस कॉइल में इस करंट देने से, ये क्या है? सोलेनॉइड. और याद करो सोलेनॉइड में फील्ड कहां होता है? अंदर या बाहर? अंदर. आपने ये करंट दिया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड,
ये बना मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर फील्ड है तो इसके अंदर क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स है, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल, बिकॉज आई इज वेरिएबल, आई वेरिएबल, फ्लक्स वेरिएबल, इसमें क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ, और इसमें जो बना ईएमएफ लेंज लॉ से, जो इधर आई बढ़ना चाह रहा है, इसमें जो बना वोल्टेज, ये इसको क्या कर रहा है, अपोज, और इसके अगेंस्ट तुम करंट अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये माइनस यहां पर जो आया, माइनस ये शो कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एक्सटर्नल करंट, उसके अगेंस्ट आपने वर्क डन किया। अब बताओ नेगेटिव साइड से क्या शो कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज इंक्रीज इन करंट, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, उसके अगेंस्ट करंट अंदर डाले तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव, इसलिए मैंने अगले स्टेप में माइनस हटा दिया। माइनस इस पे क्या शो कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज इंक्रीज इन करंट, वर्क डन इंटीग्रेट किए, हाफ एल आई स्क्वायर, आपने शुरू में जीरो था, बढ़ाना स्टार्ट किए, अपोज किया, कब तक अपोज करेगा, जब तक आप बढ़ोगे, जैसे आई कांस्टेंट, उसने अपोज करना बंद कर दिया, तो सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल हाफ एल आई स्क्वायर। तो पहले लिख लो ये चीज, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, इसको लिख लीजिए। Negative sign indicate coil oppose variation in current. So work. हाँ, एफ एस तब होता जब फोर्स क्या होता, कांस्टेंट, सिर्फ वर्क, वो वर्क नहीं बोलो, है ना। पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं, एक बार पहले लिख लो फिर थोड़ा विजुलाइज करते हैं ये वर्क कैसा वर्क हो गया भाई। और लिखना हाफ एल आई स्क्वायर, सिंबल यू, बी मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी, it is magnetic energy stored in coil. इसको पर लिख लो फिर थोड़ा इसको विजुअलाइज करते हैं। सौरभ क्या बोल रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है देखते हुए। मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, लिख लिया आपने। अब मेरे पास एल का 3 फार्मूला है, अब हमको लिख रहे हैं पहले एल की यूनिट और डायमेंशन। बताओ सबसे आसान इसका लिखना है, वर्क एनर्जी क्या होगा, जूल, हाफ कांस्टेंट, तो एक तो हो गया एल की यूनिट इस फॉर्मूले से जूल पर एम्पियर स्क्वायर। इसके पहले वाले से, इसके पहले वाले में क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इससे बनाओ एल का फॉर्मूला, ईएमएफ वोल्ट सेकेंड, दूसरी यूनिट वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर।
इससे हो गया। और पहले से फ्लक्स इक्वल टू क्या था? एल आई। फ्लक्स की यूनिट वेबर, तो तीसरा यूनिट वेबर पर क्या? पर एम्पियर। बताओ इस तीनों से किससे डायमेंशन लिखना सबसे आसान है? फर्स्ट से जूल एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, इट इज डायमेंशन। और इस सभी का एक जो कंबाइन छोटा नाम है वह यूज करते हैं हेनरी। सिंबल है एच। सिंबल एच हेनरी। एच हेनरी। सिंबल एच। अब समझो। मगर एक ही जगह तीन थोड़ा मैं पीछे का याद दिलाऊं। रेजिस्टेंस में एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, हीट एनर्जी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कैपेसिटर में एनर्जी, एक प्लेट प्लस और दूसरा माइनस, इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। ये क्या था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, छोटा ही लगा दिए। और आज एक तीसरा एलिमेंट, ये क्या था? कैपेसिटर। ये क्या था? रजिस्टर। आज पढ़ोगे एक नया करंट एलिमेंट। ये एलिमेंट, ये सिंबल होता है इंडक्टर। ये सिंबल होता है इंडक्टर और इसकी एनर्जी यू बी, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाफ एल आई स्क्वायर। थोड़ा और, इसका पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस का आई आर, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी, कैपेसिटर का क्यू बाय सी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना? एल डी आई बाई डी टी। एक हम लोग के लिए एक नया एलिमेंट आ गया। दो पहले पढ़ चुके थे, रजिस्टर, कैपेसिटर, और ये क्या है? इंडक्टर। ट्यूबलाइट में देखा है डंडे के पीछे जो लगा होता है बॉक्स टाइप का, क्या बोलते हो उसको? डब्बा बोलते हो? नहीं, अब तो मेरा ट्यूबलाइट हाईटेक है, पहले का ट्यूबलाइट है। थोड़ा पहले का ट्यूबलाइट देखोगे, तुम्हारे घर में है कि नहीं है? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चोक कॉयल। क्या बोलते हैं उसको? चोक कॉयल। वही चोक कॉयल के अंदर इनफैक्ट क्या होता है? इंडक्टर। इंडक्टर का सिर्फ काम सुनना भी लिखा है ना। इंडक्टर का तीन चार मैं पॉइंट बोलूं, ये तो दिख रहा है, इंडक्टर स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर जब आगे पढ़ोगे, इंडक्टर का जो मेन काम होता है, इट अपोज करंट वेरिएशन। कहीं करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, लगा दो इंडक्टर, वह करंट के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। कैसे करता है बाद में सीखेंगे, बट अभी बस जानिए, जो ये ड्राइव किए हाफ एल आई स्क्वायर, ये कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी। करंट जब तक है तब तक इसके अंदर एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिक एनर्जी। ये कौन सा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। तो एक जगह लिख लो। इंडक्टर, वही नाम आया, इंडक्टेंस, इंडक्टर।
लिख लिया आपने? कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। आइए देखा जाए, जिस तरह हम लोग निकालते थे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, वैसे यहां अपने सिलेबस में जो पहले इंडक्टर है उसकी वैल्यू निकालना सीखे। ध्यान दो, पहले वो निकलवा रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, फिर आप निकालना जो है। ध्यान दो, मुझे इस सर्कुलर कॉइल की निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू। इसका निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस जिसकी रेडियस है आर। ध्यान दो, निकालना है मुझे सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? फ्लक्स इक्वल टू एल आई, फ्लक्स इक्वल टू एल आई। एल निकालना है तो फ्लक्स अपॉन आई, फ्लक्स अपॉन आई, एन नंबर ऑफ टर्न, ए एरिया पाई आर स्क्वायर, एन ए बी इसमें दिया करंट। याद करो इसके लिए बी का फॉर्मूला सर्कुलर कॉइल क्या था? फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइड बाय, और सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय आई। ये था ना यार, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एल आई, एल इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय आई। ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय आई, आई हो गया कैंसल, एक ये पाई भी कैंसिल हो गया। फाइनली म्यू नॉट, एक 2 गया, एक आर भी गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर, और क्या? आर, और कुछ छूट रहा है ऊपर क्या? एक पाई भी छूट रहा है, तो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइड बाय, तो ये क्या निकल गया इसका? सेल्फ इंडक्टेंस। कुछ वैसा ही जैसा कैपेसिटर, कैपेसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज और वोल्टेज, ओनली डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम। कुछ वैसा ही सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न। ये आ गया, आर में क्या आ गया? शेप एंड साइज। म्यू नॉट पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैक्यूम तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम तो मल्टीप्लाई करते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर से। ठीक है, यहां पर भी मैग्नेटिज्म अगर कोई मीडियम हो मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिएबिलिटी, इट इज इन फ्री स्पेस इन मीडियम मल्टीप्लाई बाय म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर बाय 2। ये भी रहा एल, फर्स्ट किस में रहा? वैक्यूम में, सेकंड क्या रहा? मीडियम। पहुंच गया तक। तो यहां लिख लेना सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर कॉइल। आज ये चैप्टर पढ़ोगे तो 99% एनसीईआरटी का हो जाएगा। नीचे लिख लोगे, किस पे डिपेंड कर रहा है? शेप साइज एंड मीडियम लिखिए। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज एंड मीडियम।
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आ गया शेप साइज, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज एंड मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट और वोल्टेज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट और वोल्टेज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट और वोल्टेज। ये एनसीईआरटी में नहीं था, कंसेप्ट यही लगाओ। आपके 12th के जो सिलेबस में डेरिवेशन है वो है सोलेनॉइड का, आप ट्राई करो। आपके 12th के सिलेबस में इसका डेरिवेशन है फॉर सोलेनॉइड, निकालिए इसका। निकालिए इसकी वैल्यू। सोलेनॉइड जो रिजल्ट में लिख दूं, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल, ये रिजल्ट। कोशिश करो। मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, कोशिश कीजिए लाने का। सेम वही अप्रोच लगाइए, सेम एज सर्कुलर कॉइल आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय आई, मैग्नेटिक फ्लक्स एन, ए की टर्म लाना है, ए को मत हटाओ, ए बी फॉर सोलेनॉइड, बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई कब जाओ वैक्यूम हो, मीडियम हो तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई डिवाइड बाय आई, डिवाइड बाय आई, डिवाइड बाय आई, ये आई गया म्यू नॉट म्यू आर। अब छोटा एन कैपिटल एन रिप्लेस करो, याद करो छोटा एन क्या था, छोटा एन क्या था, एन बाय एल, तो एन को क्या लिखोगे, एन इंटू एल, एन स्क्वायर हो गया ए इंटू एल, यही आ गया सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। तो डिपेंड करता है ऑप्शन किसके टर्म में, या तो छोटा एन बड़ा एन, एनसीईआरटी में है ये लिख दिया मैंने। अगर बड़े के टर्म में तो इस एन को क्या लिखोगे, एन एल, तो इसको जब लिखोगे एन एल तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। एरिया को, ये कौन सा एरिया, किसका एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शन इधर वाला एरिया, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किसके टर्म में दिया हुआ है, ये छोड़ दिया। ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। आगे देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखिए, इफ देयर इज करंट वेरिएशन इन प्राइमरी कॉइल, if there is current variation in a primary coil, then EMF is induced. If there is current variation in a primary coil, then EMF is induced in a secondary coil. In a secondary coil,
known as mutual inductance, known as mutual induction, known as mutual inductance, known as mutual inductance. नीचे पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल, नीचे पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल is proportional to current in primary coil. Magnetic flux for secondary coil is proportional to current in primary coil. क्यों भाई? ये रहा प्राइमरी कॉइल, ये रहा सेकेंडरी कॉइल, इसमें कितना फ्लक्स होगा डिपेंड करेगा इसके अंदर कितना लाइंस ऑफ फोर्स है, और इसमें कितना लाइन जाएगा या लाइन जाएगा फिर नहीं जाएगा डिपेंड करेगा इसमें दोगे करंट तो इसके आसपास बना मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा तो डिपेंड करेगा इसमें करंट पर. तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल. मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां भी समझो, अगर मैं सिर्फ फाई लिख दिया तो समझना है टोटल, एन फाई लिख दिया तो समझना फाई क्या है, फ्लक्स फॉर वन. तो यहां सपोज एन लिख दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका, सेकेंडरी का, किसका, सेकेंडरी का. मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल. यहां का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वहां था एल आई, यहां का एम आई. वहां का एल क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहां एन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. पहुंच गया तक. मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट. मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एम आई. फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता है, इसलिए एम की यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो एल का. मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एम आई, फ्लक्स सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी. नीचे लिखना, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एम सेम एज एल. Unit and dimension of L is same as M is same as L. Same वही value. Next point. इसी में next point. By laws of induction, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी. ई का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इसमें एन एस कांस्टेंट बाहर, डी फाई बी डिवाइड बाय डी टी. इसमें लिखा तो एम बाहर माइनस एम डी आई बाय डी टी. वहां फॉर्मूला क्या था, एल डी आई बाय डी टी. यहां का फॉर्मूला क्या है, एम डी आई बाई डी टी. एल सेल्फ और एम क्या है, म्यूचुअल. तो अगले पॉइंट में, बाय लॉज ऑफ इंडक्शन, बाय लॉज ऑफ इंडक्शन ठीक है. नेक्स्ट, समझो. पहले वो निकाल रहे हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसमें आईटी में. मैं निकाल रहा हूं इसका मैग्नेटिक, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस. एक कॉइल बाहर है, एक कॉइल अंदर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न एनपी
अंदर सेकेंडरी एनएस। जिसमें करंट दिए वो कौन सा है? प्राइमरी। और जिसमें इंड्यूस होगा वो क्या है? सेकेंडरी। ये रेडियस आर, ये आर। आर इज नेग्लिजिबल। बात करते हुए क्यों है नेग्लिजिबल? मुझे इसका एम निकालना है, मुझे इसका एम निकालना है। आप निकालिएगा दूसरे का, पहले इसका एम निकालने दीजिए मुझे। मैग्नेटिक फ्लक्स सेल्फ के लिए एल आई, म्यूचुअल के लिए एम आई। मुझे एम निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई। मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय आई। आई किसका? प्राइमरी का। और फ्लक्स किसका? सेकेंडरी का। फ्लक्स किसका? सेकेंडरी। फ्लक्स का फॉर्मूला है एन ए बी, ठीक है। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कितना? एन एस। एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू बी। यहां बी कौन प्रोड्यूस किया है, ये या दूसरा कॉइल? दूसरा कॉइल। याद करो बी का फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन, इसका एन इंटू आई डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय आई। आई किसका? प्राइमरी। ये आई प्राइमरी दोनों टर्म क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, ये पाई पाई कैंसिल। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या क्या आ गया? म्यू नॉट बाय 2 NP NS R स्क्वायर डिवाइड बाय आर। कुछ मिलता जुलता फार्मूला। L प्रोपोर्शनल टू क्या था? N स्क्वायर। यहां आ गया M प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। बट आइटम जो क्वेश्चन 2 बार आया था, इंपॉर्टेंट ये M प्रोपोर्शनल टू जो छोटा डायमेंशन उसका स्क्वायर अपॉन बड़ा डायमेंशन। अब आप सोचो क्यों ये लिया गया? रेडियस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि भाई इसका फील्ड पूरे स्तर पर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। बट इस छोटे से एरिया में फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। इसलिए इसका कहां ले गया? बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है, लिख लिया आपने? और सुनो, ये छोटा डायमेंशन का स्क्वायर अपॉन बड़ा डायमेंशन, ये बहुत सारे क्वेश्चन में एक बार आइटम ये आया था। अब उतना निकालना ही नहीं था, आइटम में क्वेश्चन ये आया था। ये है, पूछा गया था इसका म्यूचुअल, तो ये बड़ा डायमेंशन एल, ये छोटा डायमेंशन एल। डायरेक्ट आंसर एम प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एल। और समझो, एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट दिया, काफी दूर एक छोटा कॉइल ये रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस यहां से आर, इसका डायमेंशन ये आर, यहां का वे म्यूचुअल किसके प्रोपोर्शनल? आर स्क्वायर बाय आर। ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ऐसा रहेगा तो सीधे ऑप्शन मार देना। ड्राइव करोगे वही चीज आएगा। तो अगर ऑप्शन प्रोपोर्शनल में हो तो ये टिक मार दोगे, एग्जिट होगा तो निकाल के अपन निकाल लेंगे।
अपने सिलेबस में ये है, आप ये ड्राइव करो, ये सोलेनोइड और इसी के ऊपर लपेट दिया गया दूसरा कॉइल, एकदम सेम। ये था प्राइमरी और इसी के ऊपर लपेट दिया गया सेकेंडरी, सेम डायमेंशन, बस ये है प्राइमरी और इसी के ऊपर सेकेंडरी। ये भी फैक्ट है, एक्चुअल में जो बनता है म्यूचुअल का वो इसी तरह, ये प्राइमरी है उसी के ऊपर सेकेंडरी है, दोनों उसी के ऊपर है। निकालिए इसका, मैं लिख दे रहा हूं इसका रिजल्ट, और किसके टर्म में लाना है वो आप कोशिश कीजिए। L is the length, ये रुक जाओ यार, बस इसका भी रिजल्ट वही आएगा। रुक जाइए, अंदर वाले का रेडियस छोटा, बट इसका रिजल्ट जो मैं उससे रिजल्ट आएगा। जो एनसीईआरटी में है पहले वही कर दो भाई। देखिए यहां जो है अंदर का ये कॉइल, आंसर इसलिए वही आएगा, पर एथेज सोलेनोइड के अंदर का फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये है प्राइमरी और इसके बाहर, जो ये अंदर का प्राइमरी और इसके बाहर बनाइए सेकेंडरी, वहां पर ये लेंथ L, लेंथ L, अंदर की रेडियस R1, बाहर वाले की रेडियस R2। किसी में मान लेना अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न N1, बाहर वाले में N2। जो इसका रिजल्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। लाइए, हाँ बाहर का प्राइम ले लो, मैं अंदर का करूंगा। आप बाहर करंट दीजिए, बाहर प्राइमरी, आप बाहर का निकालिए, मैं निकालूंगा अंदर से। बाहर मान लीजिए प्राइमरी, रिजल्ट ये है, लाइए। आइए देखा जाए, निकाले।
चलो देखा जाए। म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका? सेकेंडरी का, डिवाइड बाय करंट किसका? प्राइमरी का। सपोज मैंने बाहर करंट दिया, तो फ्लक्स देखना है अंदर वाले का, तो अंदर वाले का एरिया लिया, फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न एन ए बी, एन एन इंटू एल। बताओ, छोटा एन क्या हुआ करता था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये एन वन इंटू एल, ये निकल गया टोटल नंबर ऑफ टर्न। एन एरिया पाई आर वन स्क्वायर, बी कौन प्रोड्यूस किया? बाहर का कॉइल, और बाहर का सोलेनॉइड फार्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई, और बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न कितना था? एन टू। करंट इन प्राइमरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी, ये दो टर्म कैंसिल हो गया। फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट, रिजल्ट आ गया, एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल। एनसीईआरटी में एक प्रूफ भी क्या हुआ है, M12 इक्वल टू M21। अगर हम अंदर को ही मान ले प्राइमरी, तो रिजल्ट वही आएगा। मैं ला रहा हूं, बाहर मानिए प्राइमरी या अंदर मानिए, रिजल्ट ये प्रूफ किया हुआ है M12 इक्वल टू M21। वन के रिस्पेक्ट में टू का म्यूचुअल इंडक्टेंस, या टू के रिस्पेक्ट में वन, दोनों की वैल्यू सेम। देखा जाए क्यों। फिर वही फार्मूला, मैं इस बार करंट इसमें नहीं, अंदर वाले में करंट दिया। अब याद करो, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? नहीं। तो भले ही मैंने करंट अंदर वाले में दिया, सपोज ये है प्राइमरी, तो फील्ड तो यही है, फील्ड तो यही है, बाहर फील्ड गया ही नहीं, फील्ड यही है। फिर वही फॉर्मूला, एम मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय आई। अब आइए, जहां सुनो पहले कंसेप्ट। यार मैग्नेटिक फ्लक्स तुमसे बोले इस कॉइल का बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, फील्ड ये रहा, आपसे बोले बताओ इसका फ्लक्स, क्या बोलोगे? ए इंटू बी पाई आर स्क्वायर इंटू बी। लेकिन हम आपसे बोले इसके अंदर फील्ड सिर्फ यहीं पर है, तो भाई फ्लक्स में एन ए बी, ए इज द एरिया, कितने एरिया तक फील्ड है? सिर्फ यही है। समझ रहे हो? लोग गलती करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एन ए बी, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल। हमेशा ए इज द एरिया ऑफ कॉइल नहीं होगा। मैंने सब क्लास में मॉडिफाई करवाया था, क्या मॉडिफाई करवाया था? इज द एरिया ऑफ फील्ड इनसाइड द कॉइल। अब बताओ, मैंने करंट दिया अंदर वाले में, तो फील्ड तो बस यही है, यहां फील्ड पहुंचा नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। बाहर क्या माने थे, अंदर क्या था? एन वन इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न हो गया। अच्छा, करंट किसमें थी? अंदर वाले में थी, बाहर बाहर निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स सेकेंडरी, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका? सेकेंडरी, करंट किसका? प्राइमरी। मैंने अंदर दिया, तो बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न एन टू एल। एरिया क्यों मैंने पाई आर टू ले लिया, पाई आर वन स्क्वायर क्यों लिए? क्योंकि यहां पर फील्ड है ही नहीं। इंटू बी, बी कौन प्रोड्यूस किया? अंदर वाला, म्यू नॉट एन वन इंटू आई डिवाइड बाय आई पी। रिजल्ट क्या आया? सेम। क्या रिजल्ट आया? तो म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल, दोनों कंडीशन में क्या होगा? सेम। बाहर दीजिए या अंदर दीजिए। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इक्वल टू M21। म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इक्वल टू M21।
ठीक है, लिख लिया आपने। थियोरेटिकल पॉइंट, कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस के थियोरेटिकल पॉइंट, जो क्वेश्चन आया था आईआईटी में वहीं से समझो और वहीं से पॉइंट डाल देंगे। सुनिएगा, कभी आईआईटी में क्वेश्चन ये आया था, ये तीन है, पूछा गया था किसका म्यूचुअल सबसे ज्यादा होगा। एक में क्वायर ये था, दूसरे में ये था और तीसरे में ये था, तीन ऑप्शन था। पूछा गया था किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा। किस अरेंजमेंट का म्यूचुअल सबसे ज्यादा? फर्स्ट का। सुनो क्यों, इसमें आपने दिया करंट, इसका लाइन उसमें गया, ये गया लाइन। इसमें दिया आपने करंट, ये गया इसका मैग्नेटिक, बट एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्वाइल ये रखे, एरिया इधर है, तो इसका एरिया इधर है, बी इधर गया, थीटा 90, म्यूचुअल जीरो। इसमें भी वही चीज, यहां से फील्ड निकला, ये है क्वाइल, एरिया इधर, लाइन घूम के वापस आया, एरिया इधर, बी इधर, थीटा कितना हो गया 90। इसका से म्यूचुअल क्या हो गया मैक्सिमम। तो म्यूचुअल किस पर डिपेंड कर रहा है? एक चीज रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ पहले। और दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने, एक यहां है, दूसरा यहां है, किसका म्यूचुअल ज्यादा? म्यूचुअल ज्यादा मतलब एक का लाइन दूसरे में मैक्सिमम पहुंच जाए तो म्यूचुअल ज्यादा। किसमें? दोनों सेम? सोच लो, फिर से सोच लो। इसमें ज्यादा। अरे इसका निकालोगे एम, तो इसने दिया बी, अब बताओ इसके कॉइल में बी ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? इसमें। याद करो, एट द सेंटर ऑफ कॉइल बी मैक्सिमम, सेंटर से दूर जाओगे बी क्या होगा कम होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल, ओरिएंटेशन कितने एंगल पर है, एंगल बिटवीन टू कॉइल, ठीक है। दूसरा, यही कॉइल था, किसी ने ये कॉइल और ये रख दिया मीडियम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, किस पर डिपेंड कर रहा था? जो रिजल्ट आया था म्यू आर, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल, एंगल बिटवीन टू कॉइल, ठीक है, मीडियम बिटवीन टू कॉइल। इवन वो L1 और L2 पर भी डिपेंड करता है। सोचो क्यों, लिखो पहले समझाते फिर। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द, फर्स्ट में सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल, mutual inductance depends upon the first separation between two coil, second angle between two coil, वही होगा orientation, angle between two coil, third medium between two coil, third medium between two coil, fourth self inductance of two coil L1 L2, सेल्फ इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, एक लिख लो डायरेक्ट फॉर्मूला, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, एम इक्वल टू होता है के अंडर रूट L1 L2, एम और L1 और L2 के बीच का रिलेशन के कहलाता है कपलिंग फैक्टर। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द L1 L2। चलो थोड़ा विजुअलाइज करो और एग्जांपल तो वो लिख भी लो। एग्जाम्पल पहले वो लिखते चलो, एक कॉइल ये रहा, एक कॉइल पास में है, इसका म्यूचुअल M1, इसका म्यूचुअल M2, तो क्या लिखोगे? M2 ग्रेटर देन M1। दूसरे एग्जाम्पल में ये रहा और दूसरा ये रहा,
इस कंडीशन में M1, इस कंडीशन में M2, M1 ग्रेटर देन M2। तीसरा, ट्रांसफॉर्मर भले ही पढ़ना है अगले चैप्टर में, बट थोड़ा सा यहां सिर्फ जान लीजिए और वही बताएंगे। चलो को पहले ध्यान दो, मैं तुमसे पूछूं, एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल ये है, इसका म्यूचुअल, दूसरा कॉइल एक ये है, दूसरा इसी के ऊपर ये है, तीसरा एक ये है, ये है, इसका म्यूचुअल कितना? 0, परपेंडिकुलर है। ये किसका एम ज्यादा, किसका एम कम? इसका ज्यादा, इसका एम क्या होगा? कम। इसका लिख दिया M1, M2 और लिख दिया M3। तो सबसे ज्यादा कौन? M2। उसके बाद सबसे कम कौन? अब सुनो, एक दूसरे के ऊपर लपेट दिए, कपलिंग फैक्टर 1, थोड़ा गैप था, कपलिंग फैक्टर और परपेंडिकुलर कपलिंग फैक्टर 0। तो कपलिंग मतलब किस किस स्टेप से उसको बांधा गया। तो एक को दूसरे के ऊपर लपेट दिए, इसकी कपलिंग फैक्टर है 1। ठीक है, लिख लिया आपने? अब सुनो यार, या सिर्फ मैं डायग्राम ना देता हूं, ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन पढ़िएगा अगले चैप्टर में, समझ रहा? ट्रांसफार्मर इस प्लेट के ऊपर एक साइड वायर लपेटते हैं, प्राइमरी, यहां से ये सिंबल किसका है? ऑल्टरनेटिंग। दूसरे साइड कॉइल लपेट दिए और यहां से जो आउटपुट है उसको लगा दिए रेजिस्टेंस से, या तो बल्ब है या तो हीटर है, जहां इसको यूज करेंगे। अब सुनो, जिसके ऊपर लपेटते हैं ये होता है सॉफ्ट आयरन का, ठीक है? याद कीजिए, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी, या पढ़िए तो याद करो क्वेरेसिविटी। सबसे पहले सॉफ्ट आयरन, ये आयरन कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक। इसका काम होता है मैग्नेटिक लाइन को अंदर पुल करना। अगर सबसे पहले कॉइल को लपेटना है तो सबसे पहले एक आयरन का फ्रेम लिए, इधर लपेट दिए, ठीक है? तो इसका फायदा ये हुआ, अगर ये सॉफ्ट आयरन यूज नहीं करते तो यहां से इस कॉइल का निकलता मैग्नेटिक फील्ड इधर भी, इधर भी, इधर भी, कुछ इधर भी जाता, 100% इसका लाइन उस लाइन में नहीं जाता। तो क्यों यूज किया सॉफ्ट आयरन? टू ट्रांसफर मैक्सिमम लाइन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। यहां से 100 पहुंचा, भेजा गया, वहां सपोज एक आध नहीं पहुंचा, वहां पर हो गए नॉन एज फ्लक्स लीकेज। जिसने इतना फ्लक्स भेजा वहां उतना फ्लक्स नहीं पहुंचा। क्यों यूज किया गया सॉफ्ट आयरन? क्यों यूज किया गया फेरोमैग्नेटिक? तो मिनिमाइज फ्लक्स लीकेज। अगर ये यूज नहीं करते तो 100% लाइन वहां नहीं पहुंचता। तो सॉफ्ट आयरन यूज करने का पर्पस टू मिनिमाइज फ्लक्स लीकेज। अच्छा, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किए? स्टील भी है फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक ये भी है, फेरोमैग्नेटिक वो भी है, स्टील यूज करो वो भी भेज देगा। सॉफ्ट आयरन यूज्ड एक तो टू मिनिमाइज फ्लक्स लीकेज,
एंड एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसिस। बताए थे ये एसी है, एक बार जाएगा क्लॉकवाइज करंट, एक बार जाएगा एंटी क्लॉक एंटी। तो जो ये प्लेट है इसका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। कुछ याद आ रहा है कि भाई किसी कॉइल के अंदर ये रखे सॉफ्ट आयरन, तो सभी आइटम उधर घूमा, करंट इधर दिए तो सब इधर घूम गया। तो जो ये आयरन प्लेट है उसका क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो वहां लिखवाएंगे आपको कि ट्रांसफार्मर जो अपने बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ है, अपने मोबाइल के चार्जर में होता है, कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के लॉस होते हैं। सबसे पहला लिखवाएंगे हिस्टैरिसिस लॉस। भले तुम सॉफ्ट आयरन किसी को यूज कर लो भाई, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, एनर्जी तो लॉस होना ही है। उस एनर्जी लॉस को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसिस लॉस। ठीक है। दूसरा कॉपर लॉस, आयरन लॉस। आयरन लॉस, टू टाइप ऑफ आयरन लॉस। आयरन लॉस का मतलब जहां आयरन में जो एनर्जी लॉस हुआ, तो आयरन लॉस टू टाइप, एक हिस्टैरिसिस लॉस, दूसरा एडी करंट। जो हम लिखवाएंगे, बताए थे किसी भी प्लेट के सामने इफ देयर इज फ्लक्स वेरिएशन इन फ्रंट ऑफ प्लेट, करंट इज इंड्यूस्ड इन प्लेट नोन एज एडी करंट। तो जिस प्लेट के ऊपर इसको लपेटे, इस प्लेट पर क्या इंड्यूस होता है, एडी करंट। उस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, उस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, वैसे एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, इस प्लेट को लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट करना इफेक्टिव नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, कॉपी दो, जिसके ऊपर लपेटते हैं ना, ये कंप्लीट मोनोलिथिक सिंगल सॉलिड नहीं होता है। एक प्लेट सॉफ्ट आयरन, दूसरा इंसुलेटर माइका। सॉफ्ट आयरन मतलब मेटल, इंसुलेटर, मेटल इंसुलेटर, मेटल इंसुलेटर। उससे क्या होता है, अगर मैं पूरा मेटल यूज कर लूंगा तो इसके सरफेस पर क्या बन जाएगा, एडी करंट। ठीक है। जैसे वहां जब पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि एक प्लेट ये है, टू मिनिमाइज एडी करंट पूरे प्लेट को कट लगा दो, छोटे छोटे कट लगा दो एडी करंट, तो करंट को जो लूप बन रहा था वो लूप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से कट करने से, तो ऑल्टरनेट, इनफैक्ट soft iron plate is made of alternate soft iron sheet, माइका, सॉफ्ट आयरन, माइका, जिससे यहां पर करंट घूमने के लिए कंप्लीट लूप नहीं मिलेगा। बट एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इस पूरे प्लेट को लैमिनेट कर दो। लैमिनेट करना सॉल्यूशन नहीं है, एक्चुअल में ये प्लेट बनता है इस टाइप का। ठीक है। इसके ऊपर लपेट दिए, ये प्राइमरी। आइए, तो आयरन में दो टाइप का लॉस, एडी करंट कहां बना, इसके ऊपर। दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ये दोनों लॉस क्या कहलाता है, आयरन लॉस। तीसरा कॉपर लॉस, कहां यूज किया गया कॉपर, जो कॉइल है ये, इस कॉइल में जो एनर्जी लॉस होगा वो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किसके कारण, हीटिंग इफेक्ट, आई स्क्वायर आर टी। तो कॉपर लॉस किसके कारण, ड्यू टू हीटिंग। तो चार टाइप का लॉस, फ्लक्स लीकेज, हिस्टैरिसीस लॉस, लॉस ड्यू टू एडी करंट एंड कॉपर लॉस। ठीक है। तो ये सब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस किसमें, ट्रांसफॉर्मर में। बट एक्चुअल में अब फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करना है, एक्चुअल में जो बनता है ट्रांसफॉर्मर, भाई बुक में डायग्राम ये होता है, हम लोग ये बना देते हैं, बट एक्चुअल जो बनता है ट्रांसफॉर्मर, जहां होता है प्राइमरी उसी के ऊपर क्या लपेट देते हैं, सेकेंडरी को। यहां से वहां जाएगा तब तो रास्ते में कुछ लॉस होगा, यही बना दो प्राइमरी, इससे निकला 100 लाइन और यही लपेट दो सेकेंडरी, तो बाहर वाले में 100, तो इसमें भी कितना जाएगा, 100 जाएगा। तो एक्चुअल में जो बनता है, तुम घर में अगर अपने चार्जर को तोड़ के निकालना ट्रांसफार्मर, क्या मिलेगा, ये, उसको अलग करोगे पतले पतले सीट में टूट जाएंगे। ठीक है, ये मिलेगा। ठीक है, और ये आपका, बट वहां क्या मिलेगा, ये दो अलग नहीं, एक ही ऊपर अंदर ये प्राइमरी, एक प्राइमरी और उसी के ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी। तो वहां लिखवाएंगे ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें करंट दिए, इसमें करंट इंड्यूस हो गया। सो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम वहां लिखवाएंगे। अब सुनो, ध्यान देना, उसमें म्यूचुअल कितना फील्ड पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा इसके करंट पर, और इसमें कितना करंट होगा वो डिपेंड करेगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस, कि इसमें जब करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इस कॉइल ने क्या किया, अपोज किया। तो इसमें एक्चुअल कितना करंट होगा वो डिपेंड करेगा इसके एल पर,
इसलिए लिखवाए थे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द L1 L2। ठीक है, L1 L2 पर भी डिपेंड करता है। एक चीज और बोलते हैं अपन, इंडक्टर इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं आप इंडक्टर इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बोले फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर, यहां एल और वहां एम। क्या होता है इनर्शिया? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोज द चेंज। इंडक्टर भी क्या करता है? अपोज द चेंज, किसमें? करंट में। सो इंडक्टेंस इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहीं नोट कर लोगे? Inductance is inertia of electricity. आइए ध्यान दो, एक जो बताए थे कैपेसिटर में, हम वहां से याद दिलाएं, यहां का आप ड्राइव करना। ध्यान दो, ये रहा कैपेसिटर, इस प्लेट पर चार्ज प्लस माइनस दिए, ठीक है। पर याद करो मास डेंसिटी, व्हाट इज मास डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी, नंबर अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इस रूम का एरिया एल क्यूब, एक एल को हटा दो, एल स्क्वायर इंटू एल, एल स्क्वायर इस वॉल का एरिया, तो एरिया इंटू सेपरेशन क्या हो गया इस कमरे का वॉल्यूम? नहीं समझ में आया? एल क्यूब एल स्क्वायर इंटू एल, इस वॉल का एरिया एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर, सेपरेशन एल, तो एरिया इंटू सेपरेशन क्या हो गया? वॉल्यूम। कैपेसिटर का सेपरेशन डी, एनर्जी डेंसिटी ड्राइव करवाए थे, याद दिला रहा बस। एनर्जी डेंसिटी, सिंबल यू, छोटा यू ई, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या फॉर्म पढ़ते थे? हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, एरिया इंटू सेपरेशन। सी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय ए डी, ए कैंसल, वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ई स्क्वायर याद करो, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर से ड्राइव किए, कैपेसिटर के अंदर का फील्ड कैसा होता था? यूनिफॉर्म। इस चैप्टर में याद करो किसके अंदर का फील्ड यूनिफॉर्म? सोलेनॉइड। वही चीज दिया मैंने, सोलेनॉइड। इसमें दिया आपने करंट, तो इसके अंदर रहा ये मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एनर्जी डेंसिटी मैं लिख रहा हूं, रिजल्ट कुछ वही तरीका लगाओ, और सिंबल यू भी फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता, यहां ई स्क्वायर वहां बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, ये आपको ड्राइव करना है। पहले वो लिख लो, इसका स्टार्ट करो, रिजल्ट ये है। कैसे करोगे? कोशिश करो। यू स्क्वायर बाय 2 इंटू वॉल्यूम, 2 इंटू वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एल। कंप्लीट करो, यहां तक पहुंचो, कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन में नहीं, क्वेश्चन में है, तो मान लो ये क्वेश्चन ही है, निकालो। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, क्या लिख लो? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये लिख लो, कुछ वैसा ही वहां काम करो। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोशिश कीजिए।
एनसीईआरटी वैसे एन का फॉर्मूला यूज कर लिया एल का, बट हम चाहते हैं फॉर्मूला पीछे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़े ज्यादा। देखें बी का फॉर्मूला क्या था सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन क्या था, एन बाय एल आई, ठीक है। एक इसको यूज करेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी, एल इंटू ए। एनसीईआरटी ने एल का फॉर्मूला जो ड्राइव करवाए थे म्यू नॉट म्यू आर वो ले लिया तो सिंगल आ गया, बट हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा इलिमिनेट करें, एल को इलिमिनेट करें तो एल आई को अगर मैं बना दूं क्या, फ्लक्स, ठीक है, एल आई को बना दिया फ्लक्स तो हाफ एल ए, एल आई स्क्वायर इंटू आई, एल आई को बना दिया फ्लक्स तो फ्लक्स क्या हो गया, एन ए बी, फ्लक्स कितना हो गया, एन ए बी। इस एल आई को बना दिया फ्लक्स, एक आई छूट गया, आई को वहां से हटाए, किसके इक्वल, आई किसके इक्वल, बी अपॉन, ये देखो आई किसके इक्वल, बी अपॉन म्यू नॉट एन आई, ये ना, यस आई बी इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट एन। अब देखिए यहां कुछ कटा क्या, ए कट गया, ए कट गया, और इस एन एल को लिखोगे क्या लिखोगे, एन, अरे एन एल हो गया, छोटा एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, तो ये एन एल क्या हो गया, एन, तो चलो अगले स्टेप में इसको लिख दिया कितना, एन एल, ये कितना हो गया, बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू म्यू नॉट इंटू एल इंटू एन, तो कितना आ गया, बी स्क्वायर बाय, तो मैंने पीछे का कोई ऐसा बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं किया, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। It is energy density of magnetic field. It is energy density of magnetic field. आइए कुछ और देखें, बट एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में अब बचा सिर्फ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ना है एलआर सर्किट, बट आज नहीं वो लिखिए। आज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर, जिसे पढ़ते थे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, कुछ वैसा ही है ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। चलो ध्यान दो, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं हो, समझना। एक इंडक्टर ये है, दूसरा इंडक्टर, तीसरा इंडक्टर, चौथा इंडक्टर। अब बताओ सीरीज में सभी के लिए क्या सेम होगा, करंट सभी के लिए आई सेम। अब बताओ अगर आई सेम तो डेल्टा आई भी सेम, अरे सब में करंट 10 एम्पियर है, सब में चेंज हुआ 11 एम्पियर, तो सब में कितना हो गया 11, तो आई सेम, सीरीज में आई भी सेम, और डी आई और डी आई दोनों क्या होगा, सेम। मुझे यहां से वहां का निकालना है, टोटल वोल्टेज बाय किरचॉफ्स लॉ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इक्वल टू क्या पढ़े थे, एल डी आई बाई डी टी, तो E1 को लिखा माइनस L1 डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर L1 का, ये L2 का, ये L3 का, E2 माइनस L2 डी आई बाई डी टी, E3 माइनस L3 डी आई बाई डी टी, और इधर आओ E माइनस L डी आई बाई डी टी, सभी का डी आई बाई डी टी क्या हो गया, माइनस सभी का कैंसल। फाइनली इफेक्टिव इंडक्टेंस, सेम फार्मूला,
एज रेजिस्टेंस। लिखिए फर्स्ट सीरीज कनेक्शन, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। चाहूंगा इसको लिखे बाद पैरेलल आप खुद ड्राइव करो, जो कंसेप्ट यूज करते थे रजिस्टर में वही यहां लगाइए। कैसे लाओगे उसको, लाओ, फॉर्मूला तो वही है। ये रहा सीरीज में आई एंड डी आई सेम, ये लिखा बाय केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखा जाए जिनका नहीं आया, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। यहां से दिए आई, ऊपर गया I1, I2, I3, I4 बाय केसीएल, बाय केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। आई किसके इक्वल, I1 प्लस I2 प्लस I3, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी आई बाय डी टी, डी I1 बाय डी टी, डी I2 बाय डी टी प्लस डी I3 बाय डी टी, और E इक्वल टू था माइनस एल डी आई बाय डी टी, तो डी आई बाय डी टी ई बाय एल, इसको क्या लिखोगे माइनस ई बाय एल इफेक्टिव, ये माइनस ई बाय L1 माइनस ई बाय L2 माइनस ई बाय L3, सभी माइनस गया ई गया, याद रखना इन पैरेलल 1 बाय L1 1 बाय L2 1 बाय L3।